इंसानों के अलग अलग अनुभवों में गे लोगों के सामने आने वाली चुनौतियां बहुत तरह की होती हैं और ये सिर्फ बाहर की दुनिया तक सीमित नहीं है। ये बात जेल के अंदर और भी साफ दिखती है, जहां गे होने की मुश्किलें जेल की कठोर सच्चाइयों के साथ मिल जाती हैं। इस लेख में हम देखेंगे कि जेल में गे कैदियों के साथ क्या होता है और कैसे उन्हें सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जो सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि जेल की दीवारों के अंदर भी होता है। बेरहमी से मारना पीटना। केनेथ जे हॉक जूनियर का मामला, जो एक खुलेआम गे फेडरल कैदी थे और जिन्हें फिलाडेल्फिया में हिरासत के दौरान क्रूर हमले का सामना करना पड़ा, जेल प्रणाली के अंदर विशेष रूप से LGBTQ समुदाय के लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। हॉक की फेडरल जेल प्रणाली के साथ यात्रा 6 साल तक उथल-पुथल भरी रही, जिसका अंत 10 नवंबर 2011 को फिलाडेल्फिया के फेडरल डिटेंशन सेंटर में एक हिंसक हमले के साथ हुआ। 2 कैदी उनके सेल में घुसे, उन पर शारीरिक हमला किया और उनके दाहिने पैर में फ्रैक्चर कर दिया, जिसके लिए स्टेबलाइजेशन के लिए मेटल रॉड लगाना पड़ा। परेशान करने वाली बात यह है कि हॉक ने कथित तौर पर साथी कैदियों से गेता के प्रति घृणा के कारण हमले से पहले सुरक्षा बढ़ाने का अनुरोध किया था, लेकिन जेल अधिकारियों ने उनकी अपील को कथित तौर पर अस्वीकार कर दिया था। हॉक पर हुआ यह हमला, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी पहुंचाने के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद सजा का इंतजार कर रहे थे, उनके शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाला। हमले की गंभीरता और उनके दावों के बावजूद कि यह LGBT विरोधी भावना से प्रेरित था, हमलावरों पर घृणा अपराध करने का आरोप नहीं लगाया गया। हॉक की घृणा अपराध के आरोपों की मांग अनुत्तरित रही, जिससे जेल प्रणाली के अंदर LGBTQ कैदियों को सुरक्षा और न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों का पता चलता है। हॉक के स्वयं के आपराधिक कार्यों, जिनमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना और साझा करना शामिल था, कहानी में जटिलता की एक परत जोड़ते हैं। अपने अपराधों के लिए पश्चाताप व्यक्त करते हुए उन्होंने चाइल्ड पोर्न इंडस्ट्री से होने वाले नुकसान को स्वीकार किया और पीड़ितों पर अपने कार्यों के प्रभाव पर प्रकाश डाला। हमले के बाद जेल प्रणाली के भीतर अतिरिक्त मुद्दे सामने आए, क्योंकि हॉक ने अपर्याप्त चिकित्सा देखभाल, रोजगार के अवसरों में भेदभाव और LGBT संबंधित पठन सामग्री तक सीमित पहुंच का आरोप लगाया। उसके बाद की कानूनी कार्रवाइयों, जिसमें $1 मिलियन से अधिक के हर्जाने के लिए फेडरल ब्यूरो ओन ऑफ प्रिजन्स के खिलाफ एक मुकदमा भी शामिल है, से पता चलता है कि जेल प्रणाली के भीतर दुर्व्यवहार के लिए जवाबदेही और न्याय की मांग करने वाले कैदियों के सामने आने वाली निरंतर संघर्ष का पता चलता है। इन चुनौतियों के बावजूद हॉक को न्यूयॉर्क में एक हाफवे हाउस, विशेष रूप से सिराक्यूज पैवेलियन में रिहा किया जाना, समाज में पुनर्वास की दिशा में एक कदम का सुझाव देता है। हालांकि जीवन भर यौन अपराधी के रूप में पंजीकरण कराने की आवश्यकता उसके आपराधिक कार्यों के स्थायी परिणामों को रेखांकित करती है। जेल अधिकारी द्वारा यौन शोषण। अक्टूबर 2021 में दायर एक फेडरल नागरिक अधिकार मुकदमे से एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस मुकदमे में न्यू जर्सी के नेवार्क स्थित नॉर्दर्न स्टेट जेल में एक जेल अधिकारी पर एक 31 वर्षीय गे कैदी को नशीला पदार्थ देकर यौन शोषण करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मुकदमे में जॉन डो के नाम से पहचाने जाने वाले पीड़ित का दावा है कि अधिकारी ने उसे जबरदस्ती एक गोली खाने के लिए मजबूर किया और फिर उसे जेल के अंदर ही सेक्स करने का निर्देश दिया। मुकदमे के अनुसार ड्रग से संबंधित मामले में 3 साल जेल में रहे और उस समय 34 महीने से नशे से दूर रहने वाले पीड़ित से जेल अधिकारी ने कथित तौर पर उस समय संपर्क किया जब वह ओपियोइड की लत के लिए दवा सहायता उपचार लाइन में इंतजार कर रहा था। कथित तौर पर अधिकारी उसे बाथरूम के पास एक सुनसान इलाके में ले गया, जो कैमरे की नजर से दूर था, और उसे एक गोली खाने के लिए मजबूर किया और फिर उससे यौन कृत्य करने को कहा। हमले की रिपोर्ट करने पर पीड़ित को तत्काल चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि उस पर अपनी कहानी वापस लेने का दबाव डाला गया और उसके सिस्टम में ड्रग्स होने के लिए गलत तरीके से दंडित किया गया, जिसे बाद में मेथाम्फेटामाइन के रूप में पहचाना गया। इसके अलावा पीड़ित का दावा है कि यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट करने के प्रतिशोध के रूप में सुधार अधिकारियों के एक समूह द्वारा उसके साथ बाद में मारपीट की गई और उसे 6 महीने के लिए अलग थलग रखा गया। आरोपी अधिकारी को बर्खास्त करने के लिए सुधार विभाग ने अंततः पीड़ित की गवाही पर भरोसा किया। हालांकि अधिकारी वर्तमान में अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ अपील कर रहा है और मुकदमे में सुधार अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ से समर्थन की कमी का संकेत मिलता है। यह कानूनी कार्रवाई DOC के भीतर एक बड़े मुद्दे को रेखांकित करती है, जो जेल कर्मचारियों द्वारा यौन और शारीरिक शोषण दोनों के इतिहास की ओर इशारा करती है,
जिसमें विशेष रूप से एक महिला जेल पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जहां फेडरल अधिकारियों ने यौन शोषण की व्यापक संस्कृति पाई है। तब से जेल से रिहा हो चुका पीड़ित कथित हमले के मनोवैज्ञानिक परिणामों से जूझ रहा है। डीओसी प्रशासन और फंसे हुए अधिकारियों के खिलाफ प्रतिपूरक और दंडात्मक हर्जाने की मांग करते हुए मुकदमा पीड़ित के मानसिक स्वास्थ्य पर स्थायी प्रभाव पर प्रकाश डालता है, जिसके लिए परामर्श और दवा सहित चल रहे मनोवैज्ञानिक उपचार की आवश्यकता होती है। यह मामला न केवल जेल प्रणाली के भीतर गे कैदियों की भेदभाव को उजागर करता है, बल्कि सभी कैद व्यक्तियों की सुरक्षा और कल्याण के बारे में चिंताओं को भी जन्म देता है। अन्य कैदियों द्वारा हमला। फ्लोरिडा की सेंट जॉन्स यूथ अकादमी में एक दुखद घटना घटी। एक 16 साल के लड़के, जिसने हाल ही में बताया था कि वो गे है, पर दूसरे कैदियों ने हमला कर दिया। 18 साल के डेवोन जैक्सन और एक 14 साल के लड़के पर इस हमले का आरोप है। इस घटना से पता चलता है कि जेल में रहने वाले LGBTQ बच्चों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सेंट जॉन्स काउंटी के शेरिफ ऑफिस की रिपोर्ट के अनुसार यह हमला जेल के B हिस्से में हुआ। पीड़ित लड़के ने कुछ समय पहले ही बताया था कि वो गे है। जैक्सन नाम के लड़के ने उस पर हमला किया। ऐसा लगता है कि हमलावर को पीड़ित के इस खुलासे से गुस्सा आया था। उसने पीड़ित पर पीछे से हमला किया और गंदी बातें भी कही। शुरू में एक किताब में पीड़ित के बारे में अपमानजनक बातें लिखी गई थी, जो एक कैदी से दूसरे कैदी तक पहुंच गई। पीड़ित, जिस पर हमला किया गया, उसने अधिकारियों को इस घटना के बारे में बताया। इस घटना से पता चलता है कि जेल में LGBTQ बच्चों को कितने खतरों का सामना करना पड़ता है। जेल में लगे कैमरे में हमले का कुछ हिस्सा रिकॉर्ड हो गया, जिससे जैक्सन के खिलाफ सबूत मिल गए। जब जैक्सन को पकड़ा जा रहा था, उसने दावा किया कि उसने पीड़ित पर इसलिए हमला किया क्योंकि उसने सुना था कि पीड़ित किसी से यौन संबंध बनाने के लिए कह रहा था। जैक्सन पर मारपीट का आरोप है और अधिकारी इस मामले को नफरत से भरे अपराध के रूप में देख रहे हैं। अभी इस मामले की जांच चल रही है। 14 साल के दूसरे लड़के पर भी आरोप लगाए जा सकते हैं। सिंडी वॉटसन, जो LGBTQ बच्चों की मदद करने वाली संस्था JSMNY की प्रमुख है, उन्होंने बताया कि जेल में रहने वाले बहुत सारे बच्चे गे होते हैं, लेकिन डर की वजह से बहुत से बच्चे इस बात को छिपाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो इस बात को बताएंगे तो उन्हें परेशान किया जाएगा या उन पर हमला होगा। सेंट जॉन्स यूथ अकादमी की घटना दिखाती है कि जेल में LGBTQ बच्चों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। फ्लोरिडा के किशोर न्याय विभाग ने कहा है कि वो किसी भी तरह के भेदभाव या परेशानी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका मकसद जेल में रहने वाले सभी बच्चों के लिए सुरक्षित माहौल बनाना है। परेशान करने के बाद काटने की घटना। केंटकी के वॉरेन काउंटी क्षेत्रीय जेल में एक भयानक घटना में ब्रैंडन मिलम, एक 26 वर्षीय के व्यक्ति, जेल और एक साथी कैदी टिमोथी श्वार्ट्ज के खिलाफ मुकदमा दायर कर रहा है। मिलम का आरोप है कि श्वार्ट्ज ने उन पर शारीरिक हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी नाक का एक हिस्सा कट गया। उनके यौन अभिविन्यास के आधार पर उत्पीड़न और धमकियों के दिनों को सहने के बाद 2 जुलाई को ब्रैंडन मिलम अपने बिस्तर पर बैठे थे। तभी टिमोथी श्वार्ट्ज उनके पास आए, उन्हें दीवार से दबा दिया और उनके चेहरे पर घूंसे मारने लगे। हमला एक भयानक चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, क्योंकि मिलम का दावा है कि जब श्वार्ट्ज ने उनकी नाक का एक हिस्सा काट दिया और उसे फर्श पर ठूक दिया तो उन्होंने एक कर्कश आवाज सुनी। हमले ने मिलम को विकृत कर दिया, गंध की भावना के बिना और चल रहे शारीरिक दर्द में। मिलम के मुकदमे में कहा गया है कि श्वार्ट्ज ने अन्य कैदियों के साथ हिंसक घटना से पहले लगभग 1 सप्ताह तक उन्हें गे गालियां और धमकियां दी। ये मुकदमा जेल के भीतर के परेशान करने वाले वातावरण पर प्रकाश डालता है, जहां मिलम और श्वार्ट्ज को लगभग 14 अन्य पुरुषों के साथ एक ही सेल में रखा गया था। हमले के बाद डॉक्टरों ने मिलम की नाक के कटे हुए टुकड़े को फिर से जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उनके प्रयास असफल रहे। अब $26,000 की लागत से व्यापक पुनर्निर्माण सर्जरी का सामना करते हुए मिलम शारीरिक और भावनात्मक रूप से क्रूर हमले के बाद जूझ रहे हैं। एम ऑन्स्टिन मेहर सहित मिलम के वकीलों ने हमले को एक बेहद हिंसक काम करार दिया है और एक सुरक्षित वातावरण माने जाने वाले स्थान पर सुरक्षा की कमी के बारे में चिंता व्यक्त की है। केंटकी इक्वेलिटी फेडरेशन मिलम को उनके मुकदमे में सहायता कर रहा है। फेडरल अधिकारियों से मामले को घृणा अपराध के रूप में मानने का आग्रह कर रहा है। मिलम की सुरक्षा के प्रति जेल की कथित जानबूझकर उदासीनता पर जोर दे रहा है। केंटकी इक्वेलिटी फेडरेशन राज्य के कानून प्रवर्तन के भीतर गे कैदियों के खिलाफ उत्पीड़न की बढ़ती प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है। वकालत समूह का मानना है कि मिलम की सुरक्षा के लिए जेल की स्पष्ट उपेक्षा उनके यौन अभिविन्यास को देखते हुए उन्हें नागरिक क्षति के लिए उत्तरदायी ठहराती है। श्वार्ट्ज, जो एक हमले के आरोप में दोषी ठहराया गया है, ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया है
और हमले से असंबंधित एक कथित योजना के लिए जेल में है। मिलम, जिन्हें शुरू में गुंडागर्दी की चोरी के लिए दोषी ठहराए जाने से संबंधित परिवीक्षा का उल्लंघन करने के लिए जेल में डाला गया था, को घर में नजरबंद कर दिया गया है। नफरत भरे अपराधों का सामना करना। ऑर्लियंस पैरिश जेल में एक परेशान करने वाली घटना में कैदी जॉनेल लोगान 36 पर एक अस्थायी तंबू सुविधा में एक 23 वर्षीय गे कैदी को निशाना बनाकर घिन अपराध करने का आरोप है। 25 जुलाई को हुई इस घटना से सुधार सुविधाओं में LGBTQ व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों का पता चलता है और OPP के भीतर चल रही हिंसा के बारे में चिंताएं बढ़ जाती हैं। एक गिरफ्तारी रिपोर्ट के अनुसार जॉनेल लोगान, जिसे जेल में फिरौन के नाम से जाना जाता है, ने कथित तौर पर गे कैदी के नाक पर मुक्का मारा। पीड़ित ने बताया कि लोगन ने पहले उसे और उसके प्रेमी को अपमानजनक नामों से बुलाया था, जिससे उसके यौन अभिविन्यास के खिलाफ भेदभाव का एक पैटर्न दिखाई देता है। यह हमला उस समय हुआ जब पीड़ित अपने प्रेमी के साथ ताश खेल रहा था और अन्य कैदियों ने भी हमले में शामिल हो गए, जिससे पीड़ित के चेहरे और दाहिने हाथ पर चोटें आईं। शेरिफ मार्लिन गुस्मैन के खोजी सेवा ब्यूरो द्वारा जांच के बाद जॉनेल लोगान को घृणा अपराध और दूसरी डिग्री की बैटरी के गुंडागर्दी के आरोपों में फिर से बुक किया गया। यह घटना जेल प्रणाली के भीतर LGBTQ व्यक्तियों के प्रति बढ़ी हुई जागरूकता और सुरक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करती है। इस हमले ने OPP के अंदर हिंसा के बारे में लगातार चल रही चिंताओं को और बढ़ा दिया है। कैदियों के हितों के लिए काम करने वाले लोग और कोर्ट के आदेशों के तहत सुधारों की निगरानी करने वाले फेडरल अधिकारी कैदियों के बीच होने वाले हमलों को लेकर चिंतित हैं। सुधारों की देखरेख करने वाले विशेषज्ञों की एक टीम ने बताया कि हिंसा अभी भी बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि अगर नई जेल समय पर तैयार नहीं होती है तो कैदियों को दूसरे जेलों में भेजना चाहिए। गे कैदी पर हुए इस हमले से OPP के अंदर बड़े सुधारों की जरूरत और भी साफ दिखती है। सुधारों की देखरेख करने वाले विशेषज्ञों ने हाल ही में कहा कि जेल की मौजूदा हालत इतनी खराब है कि इंसानों के रहने लायक नहीं है। सुरक्षा में सुधार और कोर्ट के आदेशों के अनुसार सुधारों को लागू करने की मांग जेल के अंदर हिंसा की समस्या को दूर करने के लिए की जा रही है। धमकियां और एक ही जेल में जबरदस्ती रखना। एक फेडरल जेल में एक भयानक घटना ने LGBTQ कैदियों के सामने आने वाले गंभीर परिणामों को सामने लाया है। एलेक अरापाहो, एक गे मूल अमेरिकी कैदी ने 29 जेल अधिकारियों के खिलाफ एक नागरिक अधिकार शिकायत दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि अधिकारियों द्वारा उसके सामने आने वाले खतरों को पर्याप्त रूप से दूर करने में विफल रहने के बाद उसे धमकियों, उत्पीड़न और एक क्रूर हमले का सामना करना पड़ा। फेडरल सरकार $7,50,000 के अधिकतम दंड के लिए नागरिक अधिकारों के दावे को निपटाने के लिए सहमत हो गई है। शुरुआत में FCI फ्लोरेंस में कैद अरापाहो ने उत्पीड़न से बचने के लिए अपने यौन अभिविन्यास को छुपाने की कोशिश की। हालांकि वह एक अन्य कैदी विलियम मैक्सिकन के धमकियों और उत्पीड़न का निशाना बन गया, जिसने पैसे की मांग की और स्पष्ट धमकियां दी। अरापाहो ने अपनी सौतेली मां के माध्यम से जेल अधिकारियों को धमकियों की सूचना दी, जिससे जांच शुरू हुई। जेल अधिकारियों ने अरापाहो के दावों की जांच की, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए कोई पुष्टि योग्य खतरा नहीं पाया। इन धमकियों के बावजूद अरापाहो को बाद में उसी संपत्ति पर एक उच्च सुरक्षा सुविधा USP फ्लोरेंस में एक अलग आवास इकाई में स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि धमकियां बनी रहीं क्योंकि अन्य मूल अमेरिकी कैदियों ने उसे यार्ड से बाहर कर दिया, जिससे उसके सामने लगातार खतरा बना हुआ था। घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में जेल अधिकारियों ने सुरक्षा जोखिमों की उचित जांच या विचार किए बिना मेक्सिको वासियों को अरापाहो के सेल में स्थानांतरित कर दिया। 2 दिनों से अधिक समय तक अकेला और निगरानीहीन रहने के कारण मैक्सिकन ने अरापाहो के खिलाफ कई बलात्कार और शारीरिक शोषण सहित एक क्रूर हमला किया। अरापाहो के जबरदस्ती बटन और सुरक्षा कैमरों के माध्यम से मदद मांगने के प्रयास व्यर्थ साबित हुए। अरापाहो ने मुख्य रूप से गार्डों सहित 29 जेल अधिकारियों के खिलाफ उनकी रक्षा करने में विफल रहने के लिए नागरिक अधिकारों की शिकायत दर्ज की। फेडरल सरकार $7,50,000 के अधिकतम दंड के लिए दावे को निपटाने पर सहमत हो गई है। अरापाहो के वकील डेविड लेन उन गार्डों के खिलाफ आपराधिक आरोपों की आवश्यकता पर जोर देते हैं जिन्होंने जांच के दौरान झूठ बोला था, इसे एक अपराध बताया। फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स BOP में विशेष जांच एजेंट के कार्यालय द्वारा की गई एक जांच में पाया गया कि 28 गार्डों ने विभागीय अपराध किए, जिसमें ड्यूटी पर ध्यान न देना और दस्तावेजों को गलत तरीके से पेश करना शामिल था। लंबित मुकदमे का हवाला देते हुए ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स ने अनुशासनात्मक कार्रवाई पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन कैदी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को स्वीकार किया।
एलेक अरापाहो का दर्दनाक अनुभव सुधार सुविधाओं में LGBTQ कैदियों के सामने आने वाली कमजोरियों पर प्रकाश डालता है। ये मामला कैदियों को उनके यौन अभिविन्यास के आधार पर भेदभाव, धमकियों और हिंसा से बचाने के लिए जेल प्रणाली के भीतर बेहतर सुरक्षा उपायों, गहन जांच और जवाबदेही की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। बिना किसी कारण के पिटाई करना। एक चौंकाने वाली घटना में एक कुख्यात सफेद वर्चस्ववादी गिरोह आर्यन सर्किल के 2 सदस्यों को एक गे संदिग्ध कैदी की क्रूर पिटाई के लिए जेल की सजा सुनाई गई है। यह घटना, जो यजू सिटी, मिसिसिपी में हुई, जेल के माहौल में LGBTQ कैदियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालती है। आर्यन सर्किल गिरोह के एक उच्च पदस्थ नेता विलियम ग्लेन चुन, जिसे बिग हेड के नाम से भी जाना जाता है, ने गिरोह के भीतर दीक्षा के संस्कार के रूप में मैथ्यू रेंटफ्रो उर्फ मोंगो को एक कैदी पर हमला करने का आदेश दिया। पीड़ित को चुन के इस विश्वास के आधार पर चुना गया था कि वह गे था, जिससे वह गिरोह के हिंसक दीक्षा अनुष्ठानों का निशाना बन गया। 25 जनवरी 2023 को चुन और रेंटफ्रो दोनों को कैदी की हत्या के प्रयास में शामिल होने के लिए 10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। आरोपों की गंभीरता जेल की दीवारों के भीतर किए गए अपराध की गंभीरता को रेखांकित करती है। आर्यन सर्किल को संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़े श्वेत वर्चस्ववादी जेल गिरोहों में से एक के रूप में पहचाना जाता है, जिसकी टेक्सास में महत्वपूर्ण उपस्थिति है। एंटी डिफेमेशन लीग के अनुसार गिरोह धमकियों, डराने धमकाने और हिंसा के कृत्यों के माध्यम से अपने नियमों को लागू करता है, जिससे उसके सदस्यों में अनुशासन को बढ़ावा मिलता है। यह घटना जेल प्रणाली के भीतर हिंसा और नफरत को बढ़ावा देने के गिरोह के इतिहास को जोड़ती है। आर्यन सर्किल में पूरी तरह से शामिल होने की इच्छा रखते हुए रेंटफ्रो ने 17 अगस्त 2017 को पीड़ित पर एक क्रूर हमला किया। दीक्षा में चुन के निर्देशानुसार कैदी को पीटना और चाकू मारना शामिल था। पीड़ित को गंभीर चोटें आईं, जिसमें फेफड़ा गिरना, पसलियों में फ्रैक्चर, छाती में छेद और चेहरे और सिर पर कट लगना शामिल है। चुन के वकील स्कॉट गिलबर्ट ने कुछ दोष जेल प्रहरियों पर लगाया, यह आरोप लगाते हुए कि उन्होंने पीड़ित को एक ऐसे आवास इकाई में रखा जहां उसके यौन अभिविन्यास के कारण उसे खतरा था। गिलबर्ट ने दावा किया कि गार्ड पीड़ित पर 2 अलग-अलग हमलों को नोटिस करने में विफल रहे और हमले के बाद चिकित्सा देखभाल प्रदान करने में देरी की। अक्टूबर में मिसिसिपी के दक्षिणी जिले में आयोजित एक मुकदमे में चुन और रेंटफ्रो को रैकेटियरिंग की कोशिश में हिंसक अपराध का दोषी ठहराया गया था। सजा न्याय प्रणाली की चुनौतीपूर्ण जेल वातावरण में भी व्यक्तियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। साथ ही कैदी द्वारा पीट कर मार डालना। ब्रोवार्ड काउंटी जेल 29 वर्षीय जर्नाद गेफरार्ड की दुखद मौत के बाद जांच के घेरे में है, जिनकी उनके साथी कैदी केविन बार्न्स ने बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी थी। इस घटना ने जेल में कैदियों, विशेषकर कमजोर समुदायों के लोगों की सुरक्षा और भलाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 16 दिसंबर 2023 को जर्नाद गेफरार्ड अपने साथी कैदी केविन बार्न्स के हिंसक हमले का शिकार हो गए, जिसने बाद में इस हमले को कबूल कर लिया। बार्न्स ने पुलिस को बताया कि उसने गेफरार्ड को उसके गे होने और कथित स्वच्छता के मुद्दों के कारण निशाना बनाया। बार्न्स ने बताया कि उसने गेफरार्ड को बहुत बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी छाती की हड्डी टूट गई, पसलियां टूट गईं और फेफड़ों में चोट लग गई। जर्नाद गेफरार्ड की मां मार्सिया इरविंग अपने बेटे की मौत के आसपास की परिस्थितियों की पूरी जांच की मांग कर रही हैं। उन्होंने अपना दुख व्यक्त करते हुए सवाल किया कि ब्रोवार्ड काउंटी जेल के अंदर गार्डों ने इस तरह की हिंसक घटना कैसे होने दी। परिवार के वकील जोशिया ग्राहम ने हमले की क्रूर प्रकृति और गेफरार्ड के परिवार को घटना के बारे में सूचित करने में देरी पर प्रकाश डाला। सुरक्षा कैमरों की फुटेज में दिखा कि सेल के अंदर बेरहमी से पिटाई की गई, जो ब्रोवार्ड शेरिफ कार्यालय के पुलिस के आने से पहले 20 मिनट से अधिक समय तक चली। दुर्भाग्य से जब हमले के 1 घंटे बाद गेफरार्ड को अस्पताल ले जाया गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इससे सुधार सुविधा के समय पर हस्तक्षेप और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं। गेफरार्ड, जो मुकदमे में खड़े होने में असमर्थ घोषित होने के कारण स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे थे, चोरी के आरोप में 6 महीने से जेल में थे। यह घटना कैदियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के बारे में चिंताओं को रेखांकित करती है, जिससे ब्रोवार्ड काउंटी के लोक रक्षक गॉर्डन वीक्स ने शेरिफ को एक पत्र में इस मुद्दे को संबोधित किया। वीक्स ने मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले कैदियों के प्रति उपेक्षा और उदासीनता के एक पैटर्न के बारे में चिंता व्यक्त की। ब्रोवार्ड शेरिफ कार्यालय ने घटना की आंतरिक मामलों की जांच शुरू कर दी है।
बीएसओ की 2 कर्मचारियों, एक डिटेंशन डिप्टी और एक डिटेंशन तकनीशियन को वेतन के साथ प्रशासनिक जांच अवकाश पर रखा गया है। शेरिफ ग्रेगरी टोनी ने पिछले साल एक पत्र में काउंटी जेल में कैदियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के बारे में पहले ही चिंता व्यक्त कर दी थी। जरनाद गेफराट की दुखद मौत जेल प्रणाली के भीतर LGBTQ कैदियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालती है और सुधार सुविधाओं में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित व्यापक मुद्दों को उठाती है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, सभी कैदियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए सुधारों की मांग बढ़ रही है, चाहे उनका यौन आकर्षण या मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति कुछ भी हो। बार बार बलात्कार और पिटाई करना। कोलोराडो के फ्लोरेंस में एक 21 साल के गे कैदी ने फेडरल मुकदमा दायर किया है। उसका आरोप है कि उसे ऐसे कैदी के साथ एक ही सेल में रखा गया जिसने उसे पहले धमकी दी थी और फिर उसके साथ बार बार बलात्कार और मारपीट की गई। पीड़ित, जिसकी पहचान छुपाई गई है, इस भयानक घटना के दौरान हुए शारीरिक और मानसिक नुकसान के लिए मुआवजे की मांग कर रहा है। कैदी ने दावा किया कि उसने 2 लेफ्टिनेंट समेत कई जेल अधिकारियों को द बॉयज नामक एक अमेरिकी भारतीय जेल गिरोह के 8 सदस्यों से मिली धमकियों के बारे में बताया था। गिरोह के सदस्यों ने पीड़ित पर गे होने का आरोप लगाया और कथित तौर पर उसे यार्ड से निकाल दिया, यह संकेत देते हुए कि अगर वह अलग नहीं हुआ तो उस पर हमला किया जाएगा। अमेरिकी फेडरल कारागार ब्यूरो के खिलाफ मुकदमा दायर करने वाले डेनवर के वकील डेविड लेन ने स्थिति को एक जानबूझकर की गई साजिश के रूप में वर्णित किया, इसे दुर्भावना और दुखद बताया। मुकदमे में दावा किया गया है कि जेल अधिकारियों ने सुरक्षा के लिए कैदी की दलीलों को नजरअंदाज कर दिया, जिसके कारण बाद में क्रूर हमले हुए। कैदी ने जेल अधिकारियों से भावनात्मक अपील की, यह बताते हुए कि उसकी जान को खतरा है और उसने सुरक्षा की मांग की। हालांकि मुकदमे के अनुसार एक अधिकारी कथित तौर पर अनुरोध पर मुस्कुराया और दूसरे ने कथित तौर पर गिरोह के सदस्यों से परामर्श करके खतरों की जांच की। कैदी की दलीलों और गिरोह के सदस्य विलियम मैक्सिकन द्वारा धमकी दिए जाने की बात स्वीकार करने के बावजूद पीड़ित को अंततः मैक्सिकन के साथ उसी सेल में रखा गया। मैक्सिकन ने पीड़ित का खुलेआम मजाक उड़ाते हुए सुधार अधिकारियों की उपस्थिति में पूछा, क्या तुम घबराए हुए हो? पीड़ित ने अपनी सुरक्षा के डर से अपनी चिंताओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया था, लेकिन अधिकारियों ने कथित तौर पर उनकी उपेक्षा की। अगले 3 दिनों में कैदी को मैक्सिकन द्वारा लगातार मारपीट और यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़ित द्वारा अलार्म बटन दबाकर मदद मांगने के प्रयासों को कथित तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया। बाद में मैक्सिकन ने साथी कैदियों को यह सोचने से रोकने के लिए पीड़ित पर हमला करने की बात स्वीकार की कि वह गेता को स्वीकार करता है। विलियम मैक्सिकन पर फेडरल अदालत में बल या हिंसा द्वारा यौन शोषण और गंभीर चोट के परिणाम स्वरूप हमले के आरोप में अभियोग लगाया गया था। पीड़ित मुकदमे के माध्यम से जेल अधिकारियों को घटी भयानक घटनाओं में लापरवाही और मिलीभगत के लिए जिम्मेदार ठहराता है। लापरवाही और दर्दनाक अनुभव का सामना करना। वैकविले, कैलिफोर्निया में कैलिफोर्निया मेडिकल फैसिलिटी में एक जेल मनोवैज्ञानिक लोरी जेस्पर्सन ने कैलिफोर्निया सुधार और पुनर्वास विभाग के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें LGBTQ कैदियों के साथ दुर्व्यवहार और भेदभाव की रिपोर्ट करने के लिए प्रतिशोध और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। जेस्पर्सन, जो खुलेआम गे हैं, ने कई गंभीर घटनाओं का आरोप लगाया है, जिसमें एक खतरनाक कैदी के साथ 2 बार एक कमरे में बंद करना और उनकी वकालत के प्रतिशोध में पदावनति का सामना करना शामिल है। जेस्पर्सन ने 2014 में गे और ट्रांसजेंडर कैदियों के खिलाफ भेदभाव की घटनाओं की रिपोर्ट करना शुरू किया, ये कहते हुए कि उनकी चिंताओं को या तो नजरअंदाज कर दिया गया या प्रतिशोध के साथ मिला। मुकदमा CDCR पर नागरिक अधिकारों, व्हिसल ब्लोअर संरक्षण कानूनों, जेल बलात्कार उन्मूलन अधिनियम और स्वास्थ्य बीमा सुवाह्यता और जवाबदेही अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाता है। उसका दावा है कि एक साथी जेल अधिकारी ने उसे परेशान किया, कैदी हमलों का सुझाव दिया और एक शत्रुतापूर्ण कामकाजी माहौल को बढ़ावा दिया। इसके अलावा सुविधा में काम करने वाले कर्मचारियों ने कथित तौर पर एक ट्रांसजेंडर कैदी को सोशल मीडिया पर अपमानजनक शब्दों के साथ अपमानित किया। एक परेशान करने वाली घटना में जेस्पर्सन ने जेल बलात्कार उन्मूलन अधिनियम के तहत एक गे कैदी के खिलाफ हमले की सूचना दी, जिसमें एक कार्यकर्ता पर शॉवर का दरवाजा सुरक्षित करने में विफल रहने का आरोप लगाया, जिसके परिणाम स्वरूप बाद में हमला हुआ। सबसे गंभीर आरोपों में दिसंबर 2015 और मार्च 2016 में 2 मौकों पर जेस्पर्सन को जानबूझकर बिना किसी निगरानी या अलार्म पहुंच के एक आजीवन कारावास प्राप्त बलात्कारी के साथ एक इकाई में बंद करना शामिल है। ये परेशान करने वाले आरोप CDCR के भीतर
लापरवाही, भेदभाव और प्रतिशोध की एक गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। जेस्पर्सन का तर्क है कि उनकी रिपोर्ट के प्रतिशोध में उन्हें एक प्रशासनिक पद पर पदावनत कर दिया गया था। 2016 की शुरुआत में चिकित्सा अवकाश के बाद वह मुख्य रूप से प्रशासनिक कार्यों के साथ एक डेस्क जॉब पर लौट आईं, जिससे उनकी पेशेवर स्थिति प्रभावित हुई। मुकदमे में जेस्पर्सन के लिए हर जाने की मांग की गई है। एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक के रूप में उनकी पूर्व स्थिति में बहाली, CDCR द्वारा गैर कानूनी व्यवहार के खिलाफ एक स्थायी निषेधाज्ञा और शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण को संबोधित करने के लिए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की मांग की गई है। लोरी जेस्पर्सन का मामला जेल प्रणाली के भीतर LGBTQ कैदियों के अधिवक्ताओं के सामने आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करता है और कमजोर आबादी की सुरक्षा और निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत सुधारों की तात्कालिकता पर प्रकाश डालता है। मुकदमा कथित लापरवाही और दुर्व्यवहार के लिए जवाबदेही और निवारण चाहता है। कैलिफोर्निया सुधार और पुनर्वास विभाग के भीतर प्रणालीगत परिवर्तनों की आवश्यकता पर जोर देता है। गे विरोधी अभियान के शिकार। चेचन्या में गे लोगों के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान आदम नाम के एक गे व्यक्ति ने जो यातनाएं झेलीं, वे इस क्षेत्र में LGBTQ समुदाय के साथ होने वाले भयानक अत्याचारों की एक विचलित करने वाली तस्वीर पेश करती हैं। आदम की मुसीबतें तब शुरू हुईं जब उसे अपने एक भरोसेमंद के दोस्त से मिलने का फोन आया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसे पता चला कि यह एक जाल था। वर्दीधारी आदमियों ने उसे घेर लिया और उस पर गे होने का आरोप लगाया। इसके बाद आदम को जबरन एक अनौपचारिक हिरासत केंद्र ले जाया गया, जहां उसे और 1 दर्जन से अधिक अन्य गे पुरुषों को व्यवस्थित रूप से प्रताड़ित किया गया। उसके अपहरणकर्ताओं ने उसके उंगलियों और पैर की उंगलियों में धातु के क्लैंप लगाकर उसे रोजाना बिजली के झटके दिए। अगर आदम बिना चीखे झटके सहन करने में कामयाब हो जाता तो दुर्व्यवहार और बढ़ जाता और अन्य लोग उसे लकड़ी की छड़ियों या धातु की छड़ों से पीटने लगते। प्रताड़ना के पूरे सत्र के दौरान उसके यौन अभिविन्यास के आधार पर उसके साथ मौखिक दुर्व्यवहार किया गया। उसे प्रताड़ित करने वालों ने चेचन्या में अन्य गे पुरुषों के बारे में जानकारी मांगी, जिससे डर और विश्वासघात का माहौल बन गया। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार इसी तरह के मोप अप अभियान सरकारी सुरक्षा बलों द्वारा इस क्षेत्र के विभिन्न शहरों में चलाए गए थे, जो LGBTQ समुदाय को खत्म करने के एक समन्वित प्रयास का संकेत देते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग के एक गे अधिकार कार्यकर्ता इगोर कोचेतकोव ने इस स्थिति को गे लोगों का सामूहिक उत्पीड़न बताया है, जो न केवल रूस में बल्कि हाल के विश्व इतिहास में अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया है। आरोपों में न केवल शारीरिक यातना बल्कि अधिकारियों द्वारा अपहरण भी शामिल है, जो अपराधों की गंभीरता को और उजागर करता है। आदम की गवाही एक अन्य गे चेचन व्यक्ति द्वारा समर्थित चेचन्या में सैकड़ों पुरुषों को शामिल करते हुए एक बड़े पैमाने पर गे विरोधी अभियान की रिपोर्टों में विश्वसनीयता जोड़ती है। चेचन समाज में अत्यधिक रूढ़िवाद और गेता LGBTQ मुद्दों के आसपास की चुप्पी और शर्म के साथ मिलकर इस तरह के अत्याचारों के लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं। द गार्जियन ने नोट किया कि मास्को द्वारा समर्थित चेचन नेता रमजान कादिरोव पर मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाया गया है। हालांकि क्रेमलिन पुतिन के प्रति कादिरोव की वफादारी के बदले में इन उल्लंघनों से आंखें मूंद लेता है। हालांकि चेचन अधिकारी, जिनमें कादिरोव के प्रवक्ता अल्वी करीमोव भी शामिल हैं, इन रिपोर्टों को झूठ और दुष्प्रचार बताते हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता और पत्रकारों का तर्क है कि यातना से पीड़ित घावों की गवाहियों और तस्वीरों सहित सबूत एक गंभीर मानवीय संकट की ओर इशारा करते हैं। एडम अपनी जान बचाकर चेचन्या से भाग निकला, लेकिन वह और कई अन्य लोग अब भी डर में जीते हैं। निगरानी की वजह से वे अपने परिवार से संपर्क नहीं कर सकते। यूरोपीय दूतावासों समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की जाती है कि वे कार्रवाई करें और उत्पीड़न से भाग रहे गे चेचेन लोगों को शरण दें। यह स्थिति बहुत गंभीर है क्योंकि कई लोगों की जान खतरे में है। खबरों के अनुसार कुछ गे पुरुष इस क्रूर गे विरोधी अभियान में अपनी जान गंवा चुके हैं। 2024 में कुछ प्रगति के बावजूद गेयों की स्वीकृति अभी भी एक चुनौती है। यातना, नफरत भरे अपराध और जेलों में हिंसा की घटनाएं इसका सबूत हैं। आप हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो हमारे नए वीडियो एक क्लिक की दूरी पर है।